वाइल्ड लाइफ और ये नेचुरल वेजिटेशन सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये हम समझेंगे। इन अ विलेज इन तंजानिया Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. तो एक तंजानिया नाम के छोटे से गांव की बात है जो अफ्रीका में है। मांबा हर सुबह जल्दी उठ जाती है पानी भरने के लिए। She has to walk a long way and return after a few hours. उसे हर रोज बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए और लौटने में भी उसको बहुत समय लग जाता है। She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. उसके बाद वो घर लौटती है, अपनी मम्मी की मदद करती है घर के कामों में, फिर बाद में अपने भाइयों को ज्वाइन करती है जाकर बकरियों की देखभाल करने में। All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. और उनके पूरे परिवार के पास में बस एक छोटी सी लैंड का टुकड़ा था, जमीन का टुकड़ा था जो उनकी झोपड़ी के आसपास दिखाई दे रहा था। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. तो मेम्बा के जो पापा थे वो इतनी मजदूरी करने के बावजूद उसके ऊपर सिर्फ थोड़े बहुत मकई और बीन्स उगा पाते थे। This is not enough to feed their family for the whole year. और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये जो भी उगता था मकई और बीन्स, इससे उसके पूरे परिवार का गुजारा पूरे साल भर के लिए नहीं हो पाता था। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand. अब शुरू होती है एक कहानी पीटर की। पीटर जो है शिप रियरिंग यानी जहाँ पे भेड़ बकरियों का पालन पोषण होता है वहां पे रहता था न्यूजीलैंड में, where his family runs a wool processing factory. और न्यूजीलैंड में ही उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती थी जहाँ पे ऊन निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their ship. Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. और हर शाम को, हर दोपहर को जब वो स्कूल से घर लौटता था तो वो देखता था कि उसके चाचा, उसके अंकल किस तरीके से भेड़ों की देखभाल करते हैं। उनका जो शिपयार्ड था वो बिल्कुल ग्रासी प्लेन के पास में सिचुएटेड था, पहाड़ के पीछे, पहाड़ के पास में जो काफी दूर था। It is managed in a specific way using the latest technology. Peter's family also grew vegetables through organic farming. तो ये जो पीटर था इसकी पेरेंट्स बड़ा ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते थे ये सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए। पीटर की फैमिली इसके अलावा वूल प्रोसेसिंग के सिवाय और भी काम करती थी, जैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे यानी कुदरती खेती। बच्चों यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स में एक एक्टिविटी करने को दी हुई है, चलो देखते हैं क्या है ये। लेट्स डू। ऑब्जर्व द लैंड, टाइप ऑफ सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द रीजन यू लिव. आप अपने आसपास जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ किस टाइप की मिट्टी है, कैसी जमीन है, उसके ऊपर पानी अवेलेबल है या नहीं, इन सबको ऑब्जर्व कीजिए। डिस्कस इन योर क्लास हाउ इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल देयर. और किस तरीके से जमीन के हिसाब से लोगों की लाइफस्टाइल शुरू हो जाती है, लोग बाग उस तरीके का एडेप्टेशन कर लेते हैं। जहाँ पे कम पानी होता है वहां पे कम पानी वाले पेड़ पौधे उगते हैं, जैसे डेजर्ट में ओपोंचिया उगता है, उसे कम पानी की जरूरत होती है। वैसे ही साउथ में अगर हम देखें जहाँ पे कोस्टल रीजन ज्यादा है, ज्यादा पानी है, तो वहां पे हमेशा हम राइस उगाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है लैंड पर, सॉइल पर, वाटर की अवेलेबिलिटी पे। Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. तो माम्बा और पीटर जो है दोनों अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, दोनों की लैंड का, वाटर का, सब कुछ अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन किया है नेचर ने और इसीलिए इनकी जिंदगी भी बिल्कुल डिफरेंट है। This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the uses of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. तो ये जो resources, ये जो खजाना है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था resources का मतलब खजाना होता है जो हमें गिफ्ट में मिला है नेचर से। अगर किसी के पास में पानी ही नहीं है, जमीन ही नहीं है ढंग की, तो फिर वो भला फसल कैसे उगा पाएगा। तो ये सब जो लैंड, वाटर, ये सब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। बच्चों अब देखो पिंक बॉक्स में क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट दिया हुआ है। डू यू नो
90% of the world population occupy only 30% of the land area. The remaining 70% of land is either sparsely populated or uninhabited. तो जो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये पूरी की पूरी सिर्फ 30% लैंड के ऊपर ही टिकी हुई है, बाकी की जो है वो इधर उधर बिखरी हुई है या उनके पास में प्रॉपर लैंड भी नहीं है। तो इस तरीके से लोग बाग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं धरती के ऊपर। अब पढ़ते हैं लैंड को डिटेल में, समझते हैं लैंड किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, किस किस टाइप की होती है। Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable. तो 30% ही वर्ल्ड की पूरी जो हम लैंड की बात करें तो सिर्फ 30% लैंड है, बाकी का 70% क्या है, वाटर। और जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इस 30% के ऊपर ही रहती है। बहुत सारी ऐसी जमीनें भी हैं जहाँ पे कोई रह भी नहीं सकता क्योंकि वो शायद माउंटेनियस रीजन होगा या आसपास में कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं होगी रिसोर्सेज की, इसीलिए। Then the uneven distribution of population is in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. तो आपने बच्चों नोटिस किया होगा अक्सर जो मेट्रो सिटीज होती हैं, अच्छी अच्छी सिटीज होती है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है। वो इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। और कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं होती, पक्के रोड नहीं होते, पानी की सुविधा नहीं होती है, तो ऐसी जगह पर कोई भी नहीं रहना चाहता। और इसीलिए लोग बाग अपनी चॉइस रखते हैं, चॉइस से रहते हैं। जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा होती है वो वैसे ही लैंड पे रहना पसंद करते हैं। लैंड और क्लाइमेट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। द रग्ड टोपोग्राफी, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water. तो ऐसे लैंड जो होती है कहीं पे बहुत उबड़ खाबड़ है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। लॉगिंग, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited. तो ऐसी एरिया जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, जंगल है, जीव जंतुओं के, जंगली जानवरों के आने का खतरा है, तो ऐसी जगह पर लोग बाग रहना कम पसंद करते हैं। Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. प्लेन्स, जहाँ पे जमीन प्लेन होती है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड अच्छी मिल जाती है, या नदी के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है, पीने लायक पानी मिल जाता है, तो हमेशा से लोग नदियों के आसपास या प्लेन लैंड पर रहना पसंद करते हैं और ऐसी जगह पर ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अब बात करते हैं बच्चों लैंड यूज की, किस तरीके से हम लैंड का यूज करते हैं। तो देखो बिना पढ़े ही हमें इतना तो पता है कि लैंड का यूज हम रहने के लिए करते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए करते हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। This is commonly termed as land use. तो जहाँ पे भी हम जमीन का उपयोग करते हैं कुछ उगाने के लिए, घर बनाने के लिए, माइनिंग यानी जमीन में से कुछ निकालने के लिए, फॉरेस्ट्री यानी कि वहाँ पे जंगलों को उगाने के लिए, तो ये सब आता है बच्चों लैंड यूज में, जो हम लैंड को यूज कर रहे हैं। Can you list out the different ways in which Mambas and Peters family use their land? तो क्या आप बता सकते हैं डिफरेंशिएट करके कि किस तरीके से माम्बा का परिवार और पीटर का परिवार लैंड का यूज कर रहा था? The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. तो बच्चों जमीन का यूज हम कैसे कर पाएंगे? अगर जमीन बिल्कुल जहाँ पे पानी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वहां पे खेती तो हो नहीं सकती, शायद हम कंस्ट्रक्शन ही कर लें। तो इस तरीके से डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, मिनरल्स पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे कि हम जमीन का यूज कैसे कर पाएंगे। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. तो टेक्नोलॉजी भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जमीन में से हमें कोई मिनरल्स निकालने हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालने हैं, तो उसके लिए पहले हमें सर्वे करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है।
अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो ही हम उसे निकाल सकते हैं। छोटी मोटी क्वांटिटी के लिए हम जमीन को डिग नहीं कर सकते, उससे जमीन को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। तो ये Salzburg in Austria. Notice in how many ways the land has been used in above picture. तो कैसे कहीं पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं पे फॉरेस्ट भी उगाया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए, तो अलग अलग करके टोटल 11 जो कंट्री है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज यहाँ पर है। और 10 कंट्रीज किस तरह से क्रॉप लैंड उगाने के लिए, पैस्चर यानी कि अपने जानवरों को चराने के लिए जो लैंड यूज की जाती है, फॉरेस्ट के लिए और अदर यूजेस के लिए यहाँ पे लैंड का जो मेजरमेंट है, जो हमने मेजर कर रखा है कि किस हिस्से में कितना लैंड दिया हुआ है, वो दे रखा है। तो देखो क्रॉपलैंड में इंडिया 57% यूज करता है, 4% पैस्चर के लिए यानी चराने के लिए अपने जानवरों को, फॉरेस्ट एरिया सिर्फ 22% है और अदर यूजेस के लिए 17% है। तो ये आपको एक तरीके का कंपेयरिंग लिस्ट दे रखा है कि किस कंट्री में कैसे लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। फिर बच्चों नीचे देखो, स्टडी द अबाउ टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो टेबल के ऊपर से आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेम द कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, पास्चर एंड अदर यूजेस। तो यहाँ पे आपको कंट्री का नाम बताना है जिसके पास सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड है अलग अलग फील्ड्स में। How would you relate the land use patterns of these countries with the प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो आप कैसे रिलेट कर सकेंगे कि किस कंट्री को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा, किस कंट्री को इकोनॉमिक यानी पैसे के मामले में, जहां पे क्रॉपलैंड ज्यादा होगा, ज्यादा चीजें उगा सकते हैं, तो उस इकोनॉमिकली वो कंट्री ज्यादा स्ट्रांग होगा, प्रॉफिटेबल में होगा, प्रॉफिट होगा उस कंट्री को ज्यादा। अब बात करते हैं, लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड यानी हमारा जो घर होता है वो हमारे नाम पर होता है, वो जमीन हमारे नाम पर रजिस्टर है। अगर कोई ग्राउंड है जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी ग्राउंड हो गया या फिर कोई कॉमन प्लॉट हो गया, तो वो कम्युनिटी का लैंड होता है, वहां पे हर किसी का अपना हिस्सा होता है, सब कोई उसे यूज कर सकते हैं। Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community or for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. तो बच्चों प्राइवेट लैंड वो हो गया जो हमारे मतलब इंडिविजुअल लोगों के नाम पे होता है, जैसे खुद का पर्सनल घर हो गया, खुद की पर्सनल बिल्डिंग हो गई। और कम्युनिटी लैंड वो होता है जैसे कि कोई पार्क हो गया, तो ये सभी लोगों का होता है, इसमें सभी का हिस्सा होता है, सभी का हक होता है। These community lands are also called common property resources. इन community lands को हम common property resources भी कह सकते हैं, जो सभी की है, सभी उसको यूज कर सकते हैं, वो किसी भी एक इंडिविजुअल की नहीं हो सकती। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. आज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड भी लैंड की बढ़ती जा रही है, मगर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 30% लैंड है, उसमें अब लैंड की अवेलेबिलिटी तो ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन डिमांड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. शहरों में लोग बाग जो प्राइवेट लैंड है उसको बेचकर कमर्शियल लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमर्शियल मतलब अगर किसी के पास में एक छोटी सी जमीन है तो वहां बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। एग्रीकल्चरल लैंड्स को खत्म किया जा रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। आज ये जो लैंड पैटर्न में आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये भी कल्चरल चेंजेस के कारण आप महसूस कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइसेस,
Soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agricultural and constructional activities. तो ये जो आजकल आप देख रहे हैं, लैंड जो डिग्रेड हो रही है, टूट रही है, खराब हो रही है, खत्म हो रही है, लैंडस्लाइड यानी बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो गिर रहे हैं, लैंड की स्लाइडिंग हो रही है. सॉइल इरोशन, इरोशन का मतलब होता है सॉइल का जो सरफेस होता है, टॉप मोस्ट सरफेस, उसका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ड्यू टू वाटर, यानी अगर बाढ़ आ रही है तो एक जगह की अच्छी मिट्टी दूसरी जगह बह जा रही है, या फिर हवा के कारण एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह उड़ के चली जाती है. डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड भी है वो अब धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है. तो इन सब के कारण लैंड के ऊपर बहुत ही खतरा है, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो जाएगा. because of the expansion of agricultural and constructional activities. तो अब हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को खत्म कर रहे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर कर सकें, और हम लोग कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा किए हुए हैं. हर एक चीज को हम अर्बनाइजेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं, अर्बन एरिया में इंक्लूड करना चाहते हैं. हर जगह हम पक्की सड़कें बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो लैंड को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है. बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. Talk to some elderly person in your family or neighborhood and collect information about changes in the land use over years. तो यहाँ पे कहा गया है कि अपने बड़ों से या अपने आसपास में जो भी बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करो और पता लगाने की कोशिश करो कि पहले की जमीन कैसे हुआ करती थी और अब जमीन कैसी हो गई है. इसके हिसाब से आप अंदाजा लगाओ कि किस तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है. Where you live, display your findings on bulletin board in your classroom. और अपने क्लासरूम में सभी के सामने नोटिस बोर्ड पे ये जो भी आपने सर्वे किया है उसको लिखो और लगा दो. जैसे यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हमारे पास में 4 पिक्चर्स हैं. पिक्चर 1 में दिख रहा है पहले लोग कच्चे घर में रहते थे, जानवर वगैरह ऐसे ही पक्के रोड कच्चे रोडों पे घूमते रहते थे, हरे भरे खेत खलियान दिख रहे हैं, लोग भी खेती बाड़ी में बिलीव करते थे. लेकिन पिक्चर नंबर 2 में देखो, पहले लोग बाग जानवरों को लेकर घूमते थे, अब लोग ट्रैक्टर लेकर घूम रहे हैं, जानवर थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, खेती ये जो फसल है वो अब उतनी अच्छी हरी भरी नहीं दिख रही है, लोग अब खेती में बिलीव नहीं कर रहे हैं, और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है. जो झोपड़ी में रहते थे अब वो पक्के घर में रहने लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स भी लग रहे हैं, मतलब अब गांव में बिजली भी आ गई है. पिक्चर नंबर 3 में देखेंगे तो पिक्चर नंबर 3 में देखेंगे खेती का एरिया अब और कम होते जा रहा है, रोड बनते जा रहे हैं, कार घूमने लगी है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, और कच्चे घर अब दिख ही नहीं रहे, अब बस बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, बच्चे दिख रहे हैं इधर उधर. तो जैसे लग रहा है कि मानो पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे भी मॉल्स वगैरह में पॉपुलेशन ज्यादा दिख रही है. अब पिक्चर नंबर 4 में बिल्कुल अर्बन एरिया हो गया, एकदम घुटन सी होने लगी, इतने घिच पिच करके लोग बाग रह रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आ रहा है. जो एग्रीकल्चरल लैंड था वहां पे ये फसल पट्टी वगैरह दिख रही है, मतलब यहाँ पे अब पार्क बन गया है, एरोप्लेन जाते हुए दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन भी दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है. तो इस तरीके से धीरे धीरे कई सालों के अंदर लैंड बिल्कुल बदल गया है, नजारा बिल्कुल बदल गया है. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन का मतलब होता है हमें ये जो लैंड मिली है इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है. Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, कोई कह रहा है कि उसे फार्म हाउस चाहिए, कोई कह रहा है कि वो बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाना चाहता है, कोई कह रहा है कि मैं बड़ा सा मल्टीप्लेक्स बनाना चाहता हूँ बिजनेस के लिए, कोई चाहता है कि मैं और शानदार घर बनाऊंगा ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं कितना रिच हूँ. तो इस तरीके से लार्ज स्केल पे लोग बाग अपनी डिमांड्स के आगे नेचर को हार्म पहुंचाते जा रहे हैं, अंधाधुंध फॉरेस्ट को काट रहे हैं ताकि उनको लैंड एरिया ज्यादा मिल सके, और इससे नेचुरल रिसोर्स को, ये जो लैंड है, इसको हम बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked. Afforestation, land reclamation,
regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks of overgrazing are some of the common methods to conserve land. तो अब किस तरीके से हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो कुछ कॉमन यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बच्चों पेड़ों का काटना. उसी तरीके से अगर हम पेड़ों को उगाते हैं ज्यादा से ज्यादा तो उसे एफॉरेस्टेशन कहा जाता है. हम जितने ज्यादा पेड़ उगाएंगे लैंड उतनी ही ज्यादा हरी भरी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी. लैंड रिकालमेशन यानी लैंड के ऊपर हम कोई भी एक्टिविटी ना करें, उसको धीरे धीरे रिकवर होने दें. रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स यानी पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो जीव जंतुओं को मारने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं उसको हम बहुत ही लिमिटेड यूज करें. फर्टिलाइजर्स को हम लिमिटेड यूज करें और हम चेक करते रहे कंटिन्यूसली कि कहीं जानवर ज्यादा ओवर ग्रेजिंग ना कर दे यानी बहुत ज्यादा लैंड के ऊपर से घास को ना चर के खत्म कर दे, तो इससे भी लैंड को नुकसान पहुंचता है. बच्चों यहाँ पे लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं वो समझा रखा है, तो चलो देखते हैं. लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप. बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर जब ऊपर से नीचे गिरने लग जाते हैं तो इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं. दे ऑफन टेक्स प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज. हमेशा ये अगर अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो निकलता है या फिर फ्लड आता है तो उसके कारण ये लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. अगर बहुत लंबे समय तक बारिश रहेगी, ज्यादा दिनों तक बारिश रहेगी तो रॉक्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बारिश के कारण गीले हो जाते हैं और लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके कारण कभी कभी नदियां भी रुक सकती है. अगर लैंडस्लाइड हो गया, बड़े से बड़ी मतलब लैंड्स जो होते हैं वो बारिश के पानी के अंदर अगर गिर गया तो फिर वो एक तरीके से रिवर के पानी को भी ब्लॉक कर सकते हैं. फ्लड जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. अगर इस तरीके से लैंडस्लाइड के कारण पत्थर या बड़े बड़े रॉक्स नदी के रास्ते में इकट्ठे हो जाते हैं तो पानी बहुत तेजी से वहां जमा हो जाएगा और इससे आसपास के एरिया में रहने वालों को बाढ़ की संभावना ज्यादा हो सकती है, फ्लड की संभावना ज्यादा हो सकती है. इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. और जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़े पैमाने पे देखी जाती है. अ केस स्टडी, हम एक केस को स्टडी कर रहे हैं. अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट Pangi village near Rakong PO in Kinnor district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of Old Hindustan Tibet Road, National Highway 22. एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था पांगी विलेज में जो रेकोंग पीयू किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में है. 200 मीटर का स्ट्रेच जो था ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड का वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया था. This landslide was triggered by intense blasting at Pangi village. और ये जब लैंडस्लाइड हुआ था तो ऐसा मानो कि जैसे बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ हो. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. जब ये लैंडस्लाइड हुआ इतना ज्यादा तेजी से ये लैंड ऊपर का रॉक पूरा का पूरा नीचे आ गिरा, पूरा का पूरा आसपास के एरिया का लैंड हिल चुका था, रोड कोलैप्स हो गई थी, रोड टूट गई थी और बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था विलेज में. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. और इसी के कारण डर कर लोगों से वहां के एरिया को खाली करवा दिया गया था ताकि अगर और भी बारिश के कारण अगर कहीं और भी लैंडस्लाइड होने वाला हो तो किसी की जान भी खतरे में ना डाली जाए. अब बात करते हैं माइग्रेशन मैकेनिज्म की. माइग्रेशन का मतलब होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना. अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई ऐसी जगह पर जहां पर नेचुरल डिजास्टर का कोई खतरा हो जाता है तो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं. Advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors causes landslides and how to manage them. Some broad migration techniques of landslides are as follows. अब
हम लोगों के पास में इतनी साइंटिफिक टेक्निक्स है कि हमें ये पता चल गया है किस कारण से लैंडस्लाइड होते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर बहुत तेजी से बारिश हो रही है और लंबे दिनों तक बारिश हो रही है तो हमें इतना पता चल जाता है कि माउंटेन्स के आसपास रहने वाले लोगों को वो जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। तो हजार्ड मैपिंग लोकेट एरिया prone to landslides, hence such area can be avoided for building settlements। तो hazard यानी जो भी कोई डिजास्टर होने वाला है उसका मैपिंग किया जा सकता है, वो पॉसिबल है। इससे पता चल जाता है कि ऐसे एरिया में हमें घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, और इस तरह की वॉल्स बनाई जाती है। अक्सर आपने बच्चों पहाड़ी इलाके के आसपास देखी होगी, फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में माउंटेन्स है, राजस्थान में माउंटेन्स है, माउंट आबू, हिमाचल प्रदेश, ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पे माउंटेन्स है वहाँ अक्सर नेट बांध दी जाती है, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती है, ताकि अगर कोई रॉक ऊपर से नीचे गिरने की कोशिश भी करे तो उसे रोका जा सके। Increase in the vegetation cover is an effective way to arrest landslide। जितनी ज्यादा हम पेड़ों को उगाएंगे, वेजिटेशन कवर होगा, उतना ज्यादा लैंडस्लाइड को हम रोक सकेंगे और उससे बच सकेंगे। The surface drainage control works are implemented to control the movement of landslide along with rainwater and spring flow। तो जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी ऐसे रॉकी एरिया में ना पहुंचे, ना जाए, तो इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है ताकि पानी जमा होकर रॉक्स को मजबूर ना करे टूट कर गिरने के लिए।